एल्टीट्यूड आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज के हमारे टॉपिक्स जिनको हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ईरान फायर्स मिसाइल्स एट इजराइल वॉर्न्स अगेंस्ट रिप्रेजल। अभी ईरान ने क्या किया है, इजराइल पे मिसाइल अटैक किए हैं। आपको पता होगा कि जो इजराइल है उन्होंने क्या किया था, लेबनान में एक मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला, उसी पे कुछ कार्रवाई की थी। उसी में उनका जो प्रमुख था वो मारा गया है। और चूंकि जो ये हिजबुल्ला है इसको कहीं ना कहीं ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो इसी के जवाब में क्या किया इसने, ईरान ने इजराइल के ऊपर क्या किया, मिसाइल अटैक किया। हालांकि इजराइल ने इसका जो है इनको इंटरसेप्टेड किया है, यानी कि अपना बचाव कर लिया है। इनको बीच में ही इस मिसाइल को क्या कर दिया है, जो मिसाइल छोड़ी गई थी उनको बीच में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 180 मिसाइल के आसपास जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ईरान के द्वारा छोड़ी गई थी। अब हमको समझना ये जरूरी है कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट एशिया है, उसमें ये इतना विवाद होता क्यों है, क्योंकि ये रीजन काफ़ी विवाद का क्षेत्र रहा है। इस पर आपको पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन आज यहाँ हम जो आगे है डिटेल में है इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है और अन्य जो अरब रीजन है, अरब रीजन में जो अन्य कंट्रीज हैं उनके साथ जो संघर्ष है उसको देखेंगे। तो इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट देखें तो ये लगभग 19th सेंचुरी के आसपास ही आप देख सकते हैं, 19th सेंचुरी लास्ट की। और इसके अलावा अगली जो 20th सेंचुरी देखें तो इसी में इसकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो ये संघर्ष वर्तमान में हम देखते हैं, इसमें क्या किया, ज्यूइश और अरब जो नेशनलिस्ट थे उनके मूवमेंट चले थे, उनकी जड़ें हमको यहीं से देखने को मिलती हैं। अगर बात करें 1917 की, जब हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था विश्व में, तो बाल्फोर डिक्लेरेशन लेके आए थे, जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, जो ज्यूस हैं उनके लिए एक आवास होना चाहिए, एक उनके लिए क्षेत्र होना चाहिए, उसकी इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को सपोर्ट किया कि जो ज्यूस हैं उनके लिए होमलैंड होना चाहिए, फिलिस्तीन में उनके लिए होमलैंड होना चाहिए। इस चीज़ को सपोर्ट किया गया था बाल्फोर डिक्लेरेशन में। फिर ये बातें चलती रही। फिर 1948 में क्या हुआ, इजराइल ने क्या किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उभर के आया। और यहीं से फर्स्ट अरब इजराइल वॉर का शुरुआत हो जाता है। एक तरफ फिलिस्तीनी है, एक तरफ इजरायली, इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। इधर अरब क्षेत्र के जो कंट्रीज हैं वो भी क्या हो जाती, इन्वॉल्व हो जाती फिलिस्तीन के साथ। फिर इसके बाद 1967 में 6 डे वॉर चलता है इसी क्षेत्र में। जो विभिन्न क्षेत्र रहते हैं उनके ऊपर डिस्प्यूट को लेके रहता है। अब यहाँ जो इश्यूज हैं वो मेनली टेरिटरी को लेके, क्षेत्रों को लेके हैं, एक अपनी सुरक्षा को लेके है और कुछ राइट्स हैं उनको लेके कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर कोर इशू देखें तो बॉर्डर और लैंड डिस्प्यूट है, जैसे कि वेस्ट बैंक है, गाजा पट्टी है, इनको लेके क्या रहता है, डिस्प्यूट होता रहता है। इसके अलावा जेरूसलम है, उसके जो स्थिति है उसको लेके भी क्या है, दोनों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है कि ये किसका है, क्या दोनों का है, या फिर इसमें इजराइल ने अपना वर्चस्व स्थापित करके रखा है या फिलिस्तीन का होना चाहिए। इसके अलावा जो फिलिस्तीन रिफ्यूजीज हैं और उनके राइट्स हैं उनको लेके भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। और ये अपने राइट्स के लिए क्या करते हैं, इजराइल के साथ संघर्ष करते हैं। इजराइल ने क्या किया, बहुत सारी जो इनकी टेरिटरीज थी, क्षेत्र थे, उनको ऑक्यूपाइड कर लिया, उनको ऊपर अधिग्रहण कर लिया या उसको कब्जा कर लिया है। अब इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको देखने को मिलेगा, और इन्हीं रीजन से क्या होता है, इनके बीच संघर्ष देखने को मिलता है। फिलिस्तीन जो है अपने आप को अलग राष्ट्र के रूप में घोषित करवाने के लिए क्या करता है, प्रयास करता है, और इसके लिए संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अगर हम इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट देखें तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इसको क्या किया, सुलझाने की कोशिश की। इसमें यूएन है, यूएन रिजोल्यूशन लेके आया था और दोनों के बीच में शांति स्थापित करने की इन्होंने क्या किया था, कोशिश की थी। इसके अलावा यूएसए ने भी मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, जैसे ओस्लो अकॉर्ड है, ये पारित किया। इसके माध्यम से कई अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध क्या हुए, नॉर्मल हुए। कैंप डेविड समिट है 2000 में हुई थी। इसके अलावा जो नेबरिंग अरब स्टेट्स हैं उनके साथ संघर्षों को कुछ कम करने की कोशिश की गई है, जैसे अभी का अब्राहम अकॉर्ड है और है जो लेटेस्ट है, इसमें भी
जैसे यूएई है और भी कई देश, उनके साथ क्या किया है, संबंधों को नॉर्मल करने की कोशिश की गई है मिस्र के साथ। इसके अलावा जो ईरान का इन्फ्लुएंस है इस क्षेत्र में, जो इजराइल के आसपास, जैसे आप लेबनान में देख लो, इसके अलावा यमन में देख लो, वहाँ के जो हौती विद्रोही हैं वहाँ भी ईरान का इन्फ्लुएंस रहता है। तो इनके कारण क्या होता है, ये लोग इजराइल का विरोध करते हैं और उनके साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। डिप्लोमेटिक चैलेंज है बहुत सारे, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का इशू है, जैसे फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन की थोड़ी समस्या होती रहती है। अब करंट सिचुएशन और चैलेंजेस देखते हैं क्या क्या है। तो वहाँ आए दिन क्या होती रहती है, वायलेंस होती रहती है। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसको रोकना जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में आप देख सकते हो छोटी मोटी छिटपुट तो होती ही रहती है। इसके अलावा जो गाजा क्षेत्र है वहाँ जो मानवीय समस्याएं हैं, जो मानव को जीने के लिए कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी उन लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो गाजा क्षेत्र में जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स हैं वो भी मेन प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल डिवीज़न है, जैसे फिलिस्तीन लीडरशिप है उनके बीच में। इजराइल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो इजराइल है उसकी खुद की घरेलू राजनीति है, उसकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको सुरक्षा करनी होगी। वहाँ के लोगों के बीच में अगर किसी नेता को रहना है तो उसको वहाँ की जनता को क्या करना होगा, संतुष्ट करना होगा। तो ये सब चीज़ क्या है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या करती है, रिलेशंस को इफेक्ट करती है। रीजनल स्टेबिलिटी पे भी क्या होगा, वहाँ की जो क्षेत्रीय स्थिरता वो प्रभावित होगी। अगर इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है तो आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। हम इसी के लिए हमने सॉल्यूशन के लिए क्या किया था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन का प्रावधान किया गया था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होने चाहिए, दोनों को अलग अलग दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये अमल में लाया नहीं गया। अगर हम पीस के लिए सोचे तो क्या करना होगा, निगोशिएशन करनी होगी दोनों के बीच में। इसके अलावा जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जो मानवीय सहायता है वो हमको प्रोवाइड करवानी चाहिए, वहाँ के जो इकोनॉमी है उसके विकास के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन और जो ग्रास रूट्स इनिशिएटिव है उन पे फोकस करना होगा और वहाँ क्या करनी होगी, शांति की स्थापना के लिए फोकस करना होगा। इसके लिए विभिन्न देश भी क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में मध्यस्थता के रूप में भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो क्या कर सकते हैं, वो भी मध्यस्थता के रूप में या इस क्षेत्र में जो संघर्ष चलता है उसको कम करवाने के लिए भूमिका निभा सकती हैं। अब इजराइल जो अरब वॉर है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो अरब वॉर क्या है, ये एक बहुत कई युद्धों के क्या है कि श्रृंखला है, सीरीज है ये, जिसमें फर्स्ट अरब वॉर जो है 1948 में हुआ था। ये इसी को ये मेनली श्रृंखला 2-3 बार हुई। जनरली रेफर्स अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी एक तरफ अरब क्षेत्र है और दूसरी तरफ इजराइल है, इन्हीं के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट कई बार हुआ तो ये हो गई सीरीज, इसी को हम अरब वॉर बोलते हैं। अब अगर हम फर्स्ट अरब वॉर की बात करें, अरब इजराइल वॉर की, तो ये 1948 में हुआ था और इसमें इजराइल ने क्या किया था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो जब उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो जो भी फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान, ये जो इसके पड़ोसी देश हैं, इन्होंने क्या किया, इजराइल पे अटैक किया। तो इजराइल ने क्या किया, टेरिटरी को गेन किया, कुछ क्षेत्र इन्होंने कब्जा कर लिया और जो फिलिस्तीन रिफ्यूजीज हैं उनके ऊपर भी काफ़ी यहीं से इनके बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। संघर्ष की स्थिति तो पहले से थी लेकिन अब तनाव और ज़्यादा व्यापक हो गया। 1956 में फिर स्वेज क्राइसिस आया। अब स्वेज कैनाल का आपको पता होगा कि मिस्र के आसपास के क्षेत्र में, तो इसमें क्या था, यूके और फ्रांस के साथ था इजराइल और इन्होंने मिस्र पर अटैक किया था। तो चूंकि इसका मिस्र के द्वारा 1956 में जो स्वेज कैनाल थी उसका क्या किया जा रहा था, राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था। इसी क्रम में इन्होंने क्या किया था, अटैक किया था। अब इसमें लेकिन इसका कंट्रोल हो गया इजिप्ट का, तो यहाँ संघर्ष शांत हुआ। लेकिन 1967 में फिर से 6 डे का वॉर हुआ। अब इसमें क्या हुआ, इसमें फिर इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन इनके साथ संघर्ष देखने को मिला और इसमें इजराइल ने बहुत बड़े क्षेत्र पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, जैसे कि वेस्ट बैंक हो गया, गाजा हो गया, जेरूसलम हो गया, ईस्ट जेरूसलम, गोलन हाइट्स हो गई, सिनाई प्रायद्वीप हो गया जो मिस्र में है, सिनाई प्रायद्वीप, गोलन हाइट सीरिया के पास है, जेरूसलम, इसके अलावा गाजा, वेस्ट बैंक, इन पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है इजराइल के द्वारा।
तो अब यहाँ से इन लोगों ने फिर से इन क्षेत्रों को अचीव करने के लिए आगे भी क्या किया, संघर्ष किया। फिर योम किपुर वॉर हुआ जिसमें इजिप्ट और सीरिया ने क्या किया, अटैक किया अपने टेरिटरी के लिए, लेकिन इनका अटैक जो है इतना काम नहीं कर पाया। फिर लेबनान वॉर हुई 82 में, इसमें भी लेबनान ने जो है एक लेबनान वॉर में क्या था, वहाँ एक ग्रुप था PLO करके, इसी को टारगेट किया था इजराइल ने, क्योंकि इसको वजह से आज हिजबुल्लाह उसी तरीके से ये भी ग्रुप था और इसको कहीं ना कहीं ईरान सपोर्ट कर रहा था। तो इसके कारण क्या है, कई बार इजराइल के ऊपर अटैक होते रहते थे, इन्होंने इसको टारगेट किया, ख़त्म किया। लेकिन अब नया ग्रुप है एक हिजबुल्लाह करके, और हिजबुल्लाह नामक एक मिलिटेंट ग्रुप का उदय हो गया, जो बाद में इजराइल के साथ क्या करता है, संघर्ष की स्थिति क्रिएट करता है। और वर्तमान में इसी के जो चीफ हैं उनको ख़त्म किया गया है। ख़त्म क्या किया गया, वो अटैक किया तो वो ख़त्म हो गए। इसके अलावा इंतिफादास होगा, ये जो फिलिस्तीन है उसके साथ संघर्ष है। अब UPSC में जो है लोकेशन या फिर कोई ग्रुप है तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आपको उसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका सॉल्यूशन आपको शाम में डिटेल्ड रूप से प्रोवाइड होगा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसरो से संबंधित। इसरो प्लान टू लॉन्च 112 डे मिशन टू द प्लेनेट वेनस इन मार्च 2028, यानी कि इसरो ने प्लान किया है मार्च 2028 में हम क्या करेंगे, जो शुक्र मिशन है उसको लॉन्च करेंगे। और इसके लिए हम LVM-3 जो है वो व्हीकल का, लॉन्च व्हीकल का यूज़ करेंगे इस मिशन के लिए। अब ये क्या है, 112 दिन के लिए होगा, हालांकि 5 साल के लिए काम करेगा, और इसको जो भी है कहाँ भेजना है सब इसमें डिटेल से दिया हुआ है। अब हमारा ये जो है फर्स्ट वेनस मिशन होगा जो भी भेज रहे हैं, और इसकी इसको मार्च 2028 में भेजने की संभावना है। इसके लिए शेड्यूल किया है इसरो ने। इसका जो कॉस्ट होगा वो 1236 करोड़ रुपया होगा। जो भेजने के लिए व्हीकल होगा, लॉन्च व्हीकल, वो LVM-3 होगा, यानी GSLV Mark 3 होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम शुक्र पे वेनस मिशन हम भेज क्यों रहे हैं, तो हम इसके माध्यम से क्या करेंगे, वेनस के एटमॉस्फेयर को जानेंगे, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की सतह के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, डस्ट के बारे में, सोलर इंटरेक्शंस के बारे में, इसके अलावा टोपोग्राफी कैसी है, सब सरफेस कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, इनके ऊपर अध्ययन किया जाएगा, ताकि अगर भविष्य में कुछ विकास की संभावना तो उस पर काम किया जा सके। इसी के लिए मिशन भेजा जा रहा है। इसरो की बात करें तो हमारे लिए इसरो इम्पोर्टेंट है। इसने जो लॉन्च व्हीकल किए हैं, इसके द्वारा जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, चूँकि इसरो के द्वारा काफ़ी उपलब्धियाँ दर्ज की गई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है एक विकासशील देश के लिए। तो इसरो की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। मिशन ये स्पेस टेक्नोलॉजी पे जो है काम करता है, ताकि जो राष्ट्रीय विकास है उसको आगे ले जा सके इस क्षेत्र में काम करके। की अचीवमेंट्स देखें तो सैटेलाइट को लॉन्च किया है। हमारा जो चांद और मंगल है उस पर बहुत सारे उस पर मिशन भेजे गए हैं। हमारा खुद का जो है स्वदेशी लॉन्च व्हीकल्स हमने डेवलप किए हैं। अगर लॉन्च व्हीकल्स की बात करें तो SLV ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, और ये हमारा फर्स्ट लॉन्च व्हीकल था। 1979 से 83 के बीच में इसका विकास किया। फिर हमने जो है इंडिजीनियस इसको लॉन्च किया था। फिर इसके बाद ऑग्यूमेंटेड SLV आया, यानी कि इसमें और ज़्यादा सुधार किया SLV में, लेकिन इसके माध्यम से भी उतना हम अचीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करना था, अपने जो लॉन्च व्हीकल है उसमें और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत थी। तो हमने PSLV लॉन्च किया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 1993 में आया था और वर्तमान तक ये काम कर रहा है, और इसरो के बहुत सारे मिशनों को इसी के माध्यम से क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो इसी वजह से इसको इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण शब्द है, और इसको UPSC ने पूछा भी है कि PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या है, इसरो ने अपने जो मेन मिशन थे वो लॉन्च किए। इसके अलावा कुछ
और भी इन्होंने एक साथ बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए थे। GSLV की बात करें तो जियोसिंक्रोसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और इसको 2001 में क्या किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। यह हैवियर सैटेलाइट को क्या ले जाती है, जो अधिक ऊंचाई पर ऑर्बिट है उनमें लॉन्च करती है। अगर PSLV की बात करें, चूँकि PSLV और GSLV की दोनों की तुलना होती है, तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च 1994 में हुआ था। ये लो अर्थ ऑर्बिट में 1750 kg तक का वजन ले जा सकती है। इसके अलावा जो सन सिंक्रोसिस ऑर्बिट है उसमें 1450 kg तक का वजन ले जा सकती है। इसके माध्यम से चंद्रयान, मार्स और ये कुछ मिशन भेजे गए हैं, जैसे मून मिशन, मंगलयान मिशन। और इन्होंने जो है 2017 में क्या किया था, एक साथ 104 सैटेलाइट क्या की थी, लॉन्च की थी। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है इसरो की। GSLV की बात करें तो इसको फर्स्ट जो है सक्सेसफुली 2003 में लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से इसके 3 स्टेज हैं, MK1, MK2 और MK3। इसके 3 क्या है, रूप हैं। अभी वर्तमान में मार्क 3 की जो है डिमांड ज़्यादा है LVM-3 की, चूँकि ये अधिक वजन को ले जाने में सक्षम है और अधिक ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। तो ये क्या है, मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है LVM-3। यह इसका दूसरा नाम है GSLV Mark 3। पेलोड कैपेसिटी क्या है, अगर GTO में ले जाना है तो 4000 kg तक का वजन ले जाएगा, और अगर निम्न जो पृथ्वी कक्षा है तो 8000 तक का वजन ले जा सकता है। इसके अलावा जो GSLV है उसमें क्रायोजेनिक सिस्टम का भी यूज किया जाता है, क्रायोजेनिक, जो आपको PSLV में देखने को नहीं मिलेगा। कि मिशंस देखें तो चंद्रयान भेजा है जो मून मिशन है, फ्यूचर मैन्ड स्पेस मिशन है जैसे गगनयान है। हम आगे क्या भेज रहे हैं, गगनयान को भेज रहे हैं इसी साल। फ्यूचर डेवलपमेंट और चैलेंज की बात करें तो जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उन पे हमको काम करना है, उनके ऊपर इसरो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसके अलावा हम SSLV जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं उनके विकास पे भी फोकस कर रहे हैं। इसके माध्यम से कुछ सैटेलाइट लॉन्च भी की गई है। इंक्रीजिंग और जो लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना है, और जो हमारी पेलोड है उसकी कैपेसिटी को भी हमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। इसके अलावा हम जो वैश्विक स्तर पर कॉमर्शियल जो लॉन्च मार्केट है, यानी कि व्यावसायिक रूप से भी हमको क्या करना होगा, वैश्विक स्तर पे बढ़ना होगा, ताकि हम इसके माध्यम से न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी विकास को भी सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा जो ग्रीन प्रपल्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे हमको वर्क करना होगा। वर्तमान में जो सतत विकास का कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमको ग्रीन प्रपल्शन सिस्टम या टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। इसके अलावा रिलायबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, कॉस्ट क्या हो, बहुत कम होना चाहिए, ताकि इसको अफोर्ड किया जा सके, कोई और कंट्रीज भी क्या कर सके, अपने मिशंस को लॉन्च करवाने के लिए प्रिपेयर हो। इसके अलावा हमको जो इंटरप्लेनेटरी मिशन हैं, भविष्य के जो मिशंस हो सकते हैं उन पे भी काम करना होगा। यह आपके सामने क्वेश्चन है। आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, फ्रांस में एक समिट हो रही है उसी संबंधित है। इन फ्रांस ए समिट फॉर डिप्लोमेसी, टेक एंड डाइवर्सिटी। यहाँ जो समिट हो रही है इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, जैसे कि वर्तमान में नई नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। जो हमारे डिजिटल मार्केट से संबंधित है, डिजिटली जो आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उस पर फोकस करना इसमें मेन पर्पस है। इसके अलावा जो हमारा इसमें जो फ्रांस फोनिक जो समिट है उसकी भी बात की गई है, जिसकी प्रायोरिटी क्या थी, बहुत सारी मल्टीलिंगुअलिज्म है, बहुत सारी भाषाएं, उनको क्या करना, उनको एक तरीके से प्रमोट करना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेके क्या होगा, टारगेट करेगा इसमें। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भारत और फ्रांस का रिलेशन कैसा है, क्योंकि ये समिट जो हो रही है इसमें जो अभी इश्यूज हैं उसमें मल्टीलैटरलिज्म को, डिजिटल जो भी चैलेंजेस हैं उनको, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, इसके अलावा जो कल्चरल डाइवर्सिटी, उनको क्या किया जाएगा, उनके ऊपर बातें की जाएगी, उनके ऊपर वार्ता की जाएगी। और ये फ्रांस में समिट होने वाली है।
इसके अलावा मल्टी लिंगुअलिज्म को भी बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके क्या क्या जो बेनिफिट्स होते हैं उनके भी ऊपर बात की जाएगी। जो ये फ्रांस फोनिक ऑर्गेनाइजेशन है 1970 में बना था और इसके माध्यम से जो फ्रेंच लैंग्वेज हैं उनको बढ़ाने में फोकस किया था। इसके अलावा जो अदर लैंग्वेज हैं वर्तमान में जो मेंबर्स हैं उनके जो लैंग्वेजेस हैं उनके जो कल्चरल हैं उनको भी एक दूसरे के साथ साझा करने पे, उनको बूस्ट करने पे फोकस किया जा रहा है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया फ्रांस रिलेशन क्या क्या है, इसकी स्थिति क्या है, हमारे रिश्तों में कौन कौन से क्षेत्रों में हम ज़्यादा क्या देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अगर बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे लगभग जैसे ही हम स्वतंत्र हुए तब से ही हम क्या देख सकते हैं, अपने संबंधों की शुरुआत को देख सकते हैं। हमने तब से इनके साथ संबंध शुरू कर दिए थे। इनिशियल फोकस हमारा जो शुरुआत में था वो कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंज था, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में हम क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे। लेकिन समय के साथ ही इसमें जैसे जैसे आगे बढ़े हम इसमें चेंजेस देखने को मिला। 1998 में हम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लिए हमने क्या किया, एक दूसरे के साथ सहयोग किया। हमारी जो वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी है, प्लूरलिज्म है, दोनों के यहाँ लॉ का अनुसार होता है। इसके अलावा मल्टीलेटरलिज्म है, ये दोनों की विशेषताएं हैं। तो ये दोनों को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब अगर हम बात करें दोनों के बीच कि किस किस क्षेत्र में सहयोग होता है, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टाइज की बात करते हैं तो इसमें हाई लेवल की विजिट होती है, यहाँ के जो लीडर्स होते हैं उनके बीच में एक वार्ताएं होती हैं। इसके अलावा यूएन में क्या है, फ्रांस एक परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि फ्रांस क्या है, भारत का मित्र है और अगर उसका कोई मित्र यूएनएससी में बैठा है तो ये भारत के लिए एक अच्छी चीज़ है। काउंटर टेररिज्म है, अब जो फ्रांस है वो भी क्या करता है, साइबर सिक्योरिटी फोकस करता है। इसके अलावा जो टेररिज्म है उससे निपटने के लिए भारत और फ्रांस सहयोग कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज है जो वर्तमान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उससे निपटने में, उसके मिटिगेशन के लिए भी दोनों प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा दोनों के बीच में बायलैटरल क्या होती है, समिट भी होती है और ये मीटिंग जो 1998 से लगभग आप देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन देखें तो बायलैटरल ट्रेड लगभग हमारा 11 बिलियन यूरो के आसपास हमारा क्या है, बायलैटरल ट्रेड है। इसके अलावा जो फ्रेंच है उन्होंने हमारे यहाँ लगभग 10 बिलियन यूरो डॉलर के आसपास क्या कर रखा है, हमारे यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है 10 बिलियन यूरो का। इसके अलावा की सेक्टर्स देखें जिसमें हमारा सहयोग है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स है, ऑटोमोबाइल्स है, एरोस्पेस है, इनमें हमने क्या किया, एक दूसरे के साथ मेनली हम इन क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, उसको भी फ्रांस ने क्या किया है, इसमें फ्रांस भी इन्वॉल्व हुआ है ताकि इसको क्या कर सकें, अच्छे से किया जा सके, इसको इन्हांस किया जा सके, अचीव किया जा सके इसके टारगेट्स को। इसके अलावा हमने जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी भी क्या की है, गठित किया ताकि हम ट्रेड और इन्वेस्ट को क्या कर सकें, और ज़्यादा बूस्ट कर सकें और ज़्यादा आगे ले जा सकें। अगर डिफेंस और सिक्योरिटी में सहयोग की बात करें तो स्ट्रेटजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, दोनों जो है सिक्योरिटी, दोनों अपनी सिक्योरिटी के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, चीज़ें साझा कर रहे हैं। जैसे डील भी है हुई है हमारे सिक्योरिटी में राफेल फाइटर जेट के लिए। इसके अलावा जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं इनके लिए हमने क्या किया, फ्रांस के साथ डील किया। और राफेल आपको पता होगा कि कितना न्यूज़ में रहता है और राफेल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी की है। इसके अलावा हमने जैसे वरुण है ये नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ है ये एयरफोर्स के लिए और शक्ति क्या है आर्मी के लिए है। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम दोनों देशों के मध्य संपन्न की जाती हैं। इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए दोनों क्या है, प्रतिबद्ध हैं, दोनों इसकी रीजनल स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं, इसके लिए सहयोग भी किया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी देख लो, डिफेंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। जैसे साइंस टेक और कल्चरल एक्सचेंज की बात करें तो स्पेस कोऑपरेशन, जैसे इसरो और वहाँ का जो अंतरिक्ष संगठन है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं, जॉइंट रिसर्च करते हैं। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो क्षेत्र हैं उनमें मिलकर काम कर रहे हैं। एजुकेशनल देखें तो वहाँ जो स्टूडेंट हैं वो भी एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। इसके अलावा जो एकेडमिक कोलोब्रेशन है वो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा कल्चरल प्रमोशन भी होता है। इसके अलावा टूरिज्म आप देख सकते हो जो लोगों को एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो फ्रांस जो हमारा
एक अच्छा मित्र है, वो काफ़ी हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और चूंकि भारत भी क्या है, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो फ्रांस के लिए भी इसका क्या है, महत्व है, क्योंकि वो चाहे तो यहाँ क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है और वो भी लाभ ले सकता है विभिन्न सेक्टर्स में, जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या कोई भी नई टेक्नोलॉजी, उसमें भारत के साथ सहयोग कर सकता है फ्रांस। उसके लिए यहाँ जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी है, एक उपभोक्ता वर्ग भी है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है टॉर्चरिंग दलित होम्स इन इज ए रिक्यूरिंग क्राइम इन बिहार। बिहार से संबंधित इसमें जो है कुछ घटनाएं दी गई हैं, लेकिन जो ये डेटा है इसमें ओवरऑल इंडिया को बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अभी हुआ क्या है कि बिहार में कुछ लोगों के घर जला दिए गए हैं नवादा डिस्ट्रिक्ट में, और इसी पे सरकार ने उनको कुछ बेनिफिट्स देने की बात की है, जैसे उनके जो लॉस हुआ है उसकी पूर्ति की जाएगी। तो उसको देखते हैं। इससे पहले हम ये मैप देख लेते हैं कि इसमें आपको स्टेट वाइज कुछ केसेस या विक्टिम्स दिखाए गए हैं 2017 से और 22 के पीरियड में। तो बिहार में स्थिति देखो, यूपी में और उड़ीसा में ये स्थितियाँ दिखाई गई हैं। इसके बाद आपको दिखाया गया है दूसरे चार्ट में जो क्राइम रिकॉर्ड हुए हैं, जो दलित हैं उनके विरोध में जो क्राइम हुए हैं और पुलिस ने उनको डिस्पोज्ड किया है। ये रेड कलर वाले वो हैं जो डिस्पोज्ड किए गए हैं पुलिस के द्वारा, जो भी एससी के विरुद्ध क्राइम हुए हैं वो डिस्पोज्ड वाले हैं, ये रेड डिस्पोज्ड वाले हैं। और जो ब्लू कलर के हैं वो पेंडिंग वाले हैं, ये पेंडिंग वाले हैं। यहाँ रेड कलर की जो चार्जशीट रेट है कि कितना चार्जशीट हुई, लेकिन पेंडेंसी रेट कितनी है ये भी देख लो, कितना ज़्यादा पेंडेंसी पड़ी हुई है अभी भी। ये ईयर बाय ईयर दिया हुआ है कि पेंडेंसी रेट में कैसे वृद्धि हो रही है, चार्जशीट में कैसे फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको जो ट्रायल्स हैं, जो ट्रायल चल रहे हैं वो हैं रेड वाले। इसके अलावा पेंडिंग वाले, अब देख लो ट्रायल कितनों पे चल रहा है, बहुत ही मिनिमम है। ये रेड कलर का कितनी सी छोटी सी पट्टी दिख रही है, ये क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहे हैं। और ये क्या है, पेंडिंग वाले ब्लू वाले, ये सारे पेंडिंग है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि केसेस क्या नहीं होते, उनका सॉल्यूशन नहीं होता, उनको पेंडिंग में डाल के रख देते हैं, इसके कारण समय पे न्याय नहीं मिल पाती। और आप इनको देख सकते हो कि 2020 में तो केवल 55 केस क्या हुए हैं, उनकी ट्रायल्स कंप्लीट हुई हैं 55 केस की। इतने केसों में से कितने हैं, 48,000 के आसपास, 49,000 लगा लो, उसमें से केवल 55 केस की ट्रायल कंप्लीट हुई है, बाकी सारे पेंडिंग हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे भी दिया गया है कि कन्विक्शन रेट कितनी है, तो ये भी देख सकते हो, हालांकि इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। और पेंडेंसी रेट कितनी है ये आपको यहाँ देखने को मिल रही है। नवादा डिस्ट्रिक्ट में अभी क्या हुआ, माफिया ने क्या किया था, वहाँ लैंड माफिया ने अटैक किया था, जिसके कारण वहाँ के जो दलित हैं उनका क्या हुआ, बहुत 30 के आसपास जो है घर जले हैं। इसके कारण उनके जो हाउस होल्ड्स हैं, एक तो घर से बेघर हो गए, ऊपर से उनके जो एनिमल्स थे उनको भी क्षति हुई है। और इसके लिए सरकार ने बोला है कि हम उनको क्या करेंगे, कुछ राहत प्रदान करेंगे। लेकिन बात ये नहीं है कि उनको राहत देने की बात नहीं है, बात है कि दलितों का शोषण आज भी क्यों बना हुआ है। जब हमने इतना कानून लागू किया, हमारे जो मूल अधिकार हैं उसमें भी अस्पृश्यता का जो है अंत किया गया है, फिर भी इस तरीके की घटनाएं क्यों देखने को मिलती हैं। और उनके विरुद्ध अगर केस दायर होता है तो वो उनकी पेंडिंग जो रेट है वो इतनी ज़्यादा क्यों है। तो सबसे पहले एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट दलितों का शोषण किस तरीके से होता है या उनके ऊपर हिंसा किस तरीके से होती है ये देखते हैं। तो एट्रोसिटीज़ क्या होती है, दलित एट्रोसिटीज़, तो इसमें वायलेंस हो सकता है, उनके ऊपर हिंसा हो सकती है और उनके साथ भेदभाव हो सकता है, ये चीज़ें आती हैं एट्रोसिटीज़ में। और ये जो वर्ग है ये ऐतिहासिक रूप से जो है हाशिए पे था, इनको एक साइड में रखा गया था समाज के बिल्कुल निचले क्षेत्र में, ताकि वो क्या थे, एक तरीके से आइसोलेट थे, इस समाज से कटे हुए थे, जो ऊपरी वर्ग है जैसे जनरल हो गया इनसे। तो इनके साथ हमने ऐतिहासिक रूप से ही क्या किया है, शोषण किया है, और वर्तमान में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। इसमें मेनली आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है वो देखने को मिलेगी दलित में। और इसके लिए क्या किया गया था, 1989 में एक्ट लाया गया था, ताकि इनके विरुद्ध में जो हिंसा होती है उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। ऐसा कोई करता है तो उसको क्या मिल सके, सजा मिल सके। क्राइम्स वही दिया हुआ डाटा जो हमने अभी देखा है
की नंबर जो है बढ़ रहे हैं दलितों के विरोध में, बहुत सारे अनरिपोर्टेड रहते हैं। इसके अलावा केसेस अगर बात करें बिहार में तो लगभग केस कितने बड़े हैं। कुछ स्टेट हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्या होता है, जैसे बिहार है, यूपी है, एमपी है, यहाँ क्या होता है जो दलित संघ के विरोध में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स ऐसी देखने को मिल जाती हैं। अगर हम फॉर्म्स ऑफ एट्रोसिटीज़ की बात करें कि किस किस तरीके से उनका शोषण होता है, किस किस तरीके से उनके साथ हिंसा होती है, तो फिजिकल वायलेंस है, एक तो शारीरिक हिंसा होती है जैसे उनको पीटना, मारना पीटना, लीचिंग, इसके अलावा मर्डर कर दिया जाता है, ये सब फिजिकल वायलेंस है। इसके अलावा सेक्सुअल वायलेंस होता है जैसे रेप, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, ये सब क्या है, ये जो दलित वुमेन है उनको इनका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी उनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ये केवल गाँव की नहीं है बल्कि शहरों में भी, जो छोटे शहर हैं उनमें भी ये समस्या आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे सोशल इवेंट्स हैं उनमें उनको बाहर रखा जाता है। इसके अलावा पब्लिक स्पेसेस हैं वहाँ भी कई बार उनके साथ भेदभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखने को, जैसे अर्थव्यवस्था उसमें उनकी उस तरीके से भागीदारी नहीं रहती, प्राइवेट सेक्टर में खासकर। इम्पैक्ट्स देखें तो इसका सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल, इस तरीके से हम इम्पैक्ट देख सकते हैं। जैसे मार्जिनलाइज हो, एक तरीके से बिल्कुल साइड हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि दलित क्या होता है, उनके साथ आप सोशली उनको अगर बहिष्कृत करेंगे, सामाजिक रूप से उनको बहिष्कृत करेंगे, उनको एक बिल्कुल साइड में कर देंगे, तो इससे क्या होगा, वो अर्थव्यवस्था या जो नए कार्य हैं उनके साथ नहीं जुड़ पाएंगे, इकोनॉमिक डिप्राइवेशन हो जाएगा उनका, यानी कि इकोनॉमी में भी वो क्या नहीं कर पाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और जब पैसा नहीं रहेगा तो इससे उनके एजुकेशन और रोजगार दोनों पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। इसके कारण उनमें एजुकेशन भी कम हो जाती है और रोजगार भी जो है वो सही ढंग का नहीं मिल पाता, बल्कि वो एक मजदूर बन के काम करते हैं। या फिर जो आज भी महिला ढोने की प्रथा है वो आज भी विद्यमान है, देखने को मिलती है हमको। ऐसी समस्याएं उनको झेलनी पड़ती हैं, ऐसे कामों में जो बिल्कुल अमान्य कार्य हैं उनमें उनको इन्वॉल्व किया जाता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, उनके साथ वायलेंस होती है तो इसके कारण उनकी मेंटल हेल्थ है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, यानी मेंटली वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और इसके कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लीगल फ्रेमवर्क देखें, अगर उनके लिए हमने क्या क्या काम किया है, हमको और क्या करने की ज़रूरत है, तो अभी हमने जो है 1989 में ऐसी जो घटनाएं को देखते हुए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट लेके आए थे। इसमें क्या किया था, हम जो दलित थे उनको जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी उनके साथ घटनाएं होती हैं उनसे बचाना था, और ऐसे जो व्यक्ति थे जो दलितों के विरोध में ऐसे कार्य कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनको क्या करना था, सजा देना था इसका उद्देश्य। नेशनल कमीशन बनाया गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये क्या करता है, ऐसी घटनाओं का सख्त संज्ञान भी ले सकता है, इसके अलावा इनके हितों के लिए काम कर सकता है और गवर्नमेंट को सलाह भी दे सकता है। इसके अतिरिक्त हमने और भी बहुत सारे काम किए, जैसे हमारे मौलिक अधिकार है उनमें अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए प्रावधान किया गया है। जो ये वर्ग है इनको रोजगार में लाने के लिए हमने आरक्षण या जो सकारात्मक कार्रवाई है, रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया है। इसके अलावा अभी नमस्ते योजना, ये सब इस और इन लोगों को जो महिला ढोने की प्रथा है उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उन ऐसे क्षेत्रों में काम करने को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, कदम उठाए हैं। रिकमेंडेशन देखें तो आगे हम क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन को और ज़्यादा मजबूत करना होगा ताकि इनके इनके विरोध में अगर कोई अपराध करता है तो ऐसी स्थिति में उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। समय पे इनको न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा इनको एजुकेट करना होगा कि इनके अधिकार क्या क्या हैं। अगर इनका कोई शोषण करता है तो ये अपने अधिकारों के लिए क्या कर सकें, आवाज़ उठा सकें। इनका लीगल सहायता यानी उनको जो कानूनी सहायता वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। काउंसलिंग, जिस तरीके से उनके केसेस हैं उनके लिए वो सर्वाइव कर पाएँ, उनके लिए हमको इसके लिए नेटवर्क बनाना होगा ताकि इन लोगों को क्या हो सके, शोषण को रोका जा सके। पॉलिसी इनिशिएटिव करने होंगे, सोशल और इकोनॉमिक ली इनको मजबूत करने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए क्या करना होगा, हमको
उस क्षेत्र में काम करने होंगे कि इनको एजुकेशन सेक्टर में इनको क्या करना होगा, हमको एजुकेट करना होगा। इसके अलावा इनमें नेतृत्व की भावना यानी लीडरशिप की भी क्वालिटी डेवलप करनी होगी। अपने अधिकारों के प्रति ये लोग सजग हो सकें, उनके लिए लड़ सकें, ऐसी चीज़ें इनके अंदर लानी होगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें भी इनको क्या करना होगा, इन्वॉल्व करना होगा। इसके लिए इनको विशेष सहायता दी जा सकती है, जैसे महिलाओं के लिए चलाई गई हैं बहुत सारी योजनाएं। ऐसे ही शेड्यूल कास्ट और ट्राइब अगर प्राइवेट सेक्टर में कुछ काम करती हैं तो ऐसे जो छोटे सेक्टर रहते हैं उनको लोन से संबंधित और इनमें छूट दी जानी चाहिए, कुछ इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं, इनको आगे समाज में और अर्थव्यवस्था में इनकी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकती है। इसके अलावा जो पेंडिंग केसेस हैं पहले तो उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, अगर रिपोर्ट दर्ज, बहुत सारे तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करते हैं, FIR ही दर्ज नहीं करते, तो FIR इनसे संबंधित जो है ये कानून उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। नहीं की जाए तो ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे व्यक्तियों पे क्या की जानी चाहिए, सरकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर दर्ज हो जाते हैं तो इनको समय पे क्या होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ऐसे जो केसेस हैं उनको पेंडिंग में ना रख के और उनको समय पे क्या होना चाहिए, उनका समाधान होना चाहिए, ताकि इन लोगों को भी क्या मिल सके, न्याय मिल सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।